हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल गौतम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोस्तों चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 10th का स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी। ओके। एंड हमने उसका एक पार्ट जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट जाके देख लें ताकि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने एक बात की थी एक्सटिंक्ट स्पेशीज़ की। ओके, ये रहा एक्सटिंक्ट स्पेशीज़ के बारे में हमने बात की थी, जो कि विलुप्त हो चुके हैं, है ना, जो अभी मौजूद नहीं है, मतलब जो क्या हो चुके हैं, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं धरती से, है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो उसमें आया था, एक एग्जांपल हमने लिया था एशियाटिक चीता। ओके, एशियाटिक चीता हमने वहाँ पे एक एग्जांपल देखा था। ओके, तो वही एशियाटिक चीता के बारे में हम देखने वाले हैं कि भाई एशियाटिक चीता जो है वो कहाँ गए, है ना, वेयर डिड दे गो। ये हमारे बुक में एक कॉलम दिया है जिसके बारे में हमको पढ़ना है और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड ए मैमल, द चीता एसिनोनियक्स जोवेंटस। ओके, अब दोस्तों ये जो एसिनोनियक्स जोवेंटस लिखा हुआ है ये है चीता का, जो एशियाटिक चीता है उसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या है, साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। इज यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ कैट फैमिली एंड कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल कहलाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है। यानी ज़मीन पे चलने वाले जो मैमल होते हैं, ज़मीन पे चलने वाले जितने भी मैमल्स पाए जाते हैं उनमें वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट एनिमल है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और चीता एक कैट फैमिली का स्पेशल मेंबर है, ये तो हमको मालूम है। ठीक है ना, कैट फैमिली का मेंबर है। बट इसकी जो स्पीड होती है दोस्तों वो 112 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड होती है। इसका मतलब ये 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ सकता है। ठीक है, एंड द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। ओके, क्या बोला जा रहा है, ठीक है, तो चीता को कभी कभी चीता भी बोल दिया जाता है, यानी कि लेपर्ड बोल दिया जाता है और लेपर्ड समझ लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं दोस्तों, दोनों अलग होते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ओके, एंड इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर लॉन्ग teardrop shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth. ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है दोस्तों कि चीता को आप लेपर्ड ना समझें, क्योंकि चीता के जो मार्क्स होते हैं वो अलग होते हैं और लेपर्ड के मार्क्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो क्या बोल रहा जा रहा है, इसके अलग मार्क्स अगर हमको देखना है, जो मार्क्स, क्योंकि मार्क्स तो सेम होते हैं, ठीक है ना, और मार्क्स सेम होते हैं उसके के आधार पर आप ये मान लेते हो कि ये लेपर्ड होगा, लेकिन वो क्या होता है दोस्तों, चीता होता है। लेपर्ड भी होते हैं बट अगर चीता को हम देखें तो वो हमें लेपर्ड जैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे इसके जो अलग मार्क्स होते हैं इसको पहचानने के, वो क्या होते हैं दोस्तों, लॉन्ग टीयर ड्रॉप। क्या बोला मैंने, लॉन्ग टीयर ड्रॉप का मतलब ये होता है कि जो आपका आँख का आंसू जब गिरता है, ठीक है भाई, किस तरीके से, देखिए ये ऐसा होता है कुछ, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से जो होता है दोस्तों, ये इस तरीके से उसके क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब ये लॉन्ग ट्रेड ड्रॉप जो होते हैं, ये शेप्ड लाइंस होती है ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आईज। क्या बोला मैंने, उसकी जो आईज का है, जैसे ये मान लीजिए ये दो आंख है उसकी, इस आंख से कॉर्नर साइड में, ये नाक के दोनों सिरों में, ये जो इसकी, ये मान लीजिए यहाँ पे इसकी नाक है तो इसकी ये इस साइड में क्या होंगे, ऐसे ये मार्क्स होंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये ऐसे इस लाइन में होंगे, इससे आप पहचान लेंगे कि वो क्या है दोस्तों, वो है चीता। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं थोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है भाई, उसके बाद ये बोला जा रहा है, प्रायर टू प्रायर टू द 20th century, cheetah are widely distributed throughout Africa and Asia. Today, the Asian cheetahs is nearly extinct due to decline of available habitat and prey. These the species were declared extinct in India long back in 1952. ठीक है, prior to
the 20th century, cheetah were widely distributed throughout the Africa, Asia. Today, the Asian cheetahs is nearly extinct due to decline is available habitat. Prey, the species were declared extinct in India long back 1952। यानी अगर हम 20वीं सदी के पहले की अगर हम बात करें, 20th सेंचुरी के पहले की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो चीता जो है एक बड़े पैमाने पे, एक बड़े लेवल में अफ्रीका और एशिया में क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे। यानी अफ्रीका और एशिया में बड़े पैमाने पे पाए जाते थे। ठीक है। लेकिन क्या होता है, एशियन चीता जो है वो तो क्या हो गए, रियली मतलब नियरली एक्सटिंक्ट हो गए, यानी बिल्कुल ही विलुप्त ही हो गए हैं। क्यों विलुप्त हो गए हैं? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, उनको क्या मिलना चाहिए, उनके हैबिटेट मिलना चाहिए। आपको जैसा कि पता हुआ है, अभी डिफॉरेस्टेशन हुए जा रहा हो रहा है। ठीक है, सभी जगह हो रहा है ये डिफॉरेस्टेशन। अब जब सभी जगह डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो एशियाटिक चीतास जो होते हैं, अब उनको क्या चाहिए भाई, उनको तो फॉरेस्ट ही चाहिए रहने के लिए। तो नियरली क्या हो रहा है ना दोस्तों, कि इनके रहने के लिए जो है वो धीरे धीरे जगहें जो है वो समाप्त होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जिसके कारण इनकी जो जीवन है वो खतरे में हो गया है और ये एकदम विलुप्त हो गए हैं। और इंडिया में तो ये डिक्लेयर कर दिए गए थे कि ये बिल्कुल विलुप्त हो ही चुके हैं। 1952 के आसपास ही यहाँ पे इंडिया के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया कि ये स्पेशीज़ जो है अब ये यहाँ पे बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी इंडिया के अंदर ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं फिर अपन, what are the negative factors that causes such fearful depletion of the flora and fauna। तो दोस्तों वो नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं जिनके कारण जो हमारे फ्लोरा एंड फूना की जो स्पेशीज़ हैं, मेन जो स्पेशीज़ पाई जाती है, वो क्यों इतनी विलुप्त होने की कगार पे है, ये क्यों धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है, क्यों इनकी प्रजातियां जो है वो ख़त्म होती जा रही है, इनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, if you look around you will be able to find out how we transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife, wood, barks, leaves, rubber, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. So it is we ourselves who have depleted our forest and wildlife। ओके, तो भाई आप अगर देखेंगे अपने आसपास जो चीज़ें बन रही है, अभी आप लकड़ी के बढ़िया अच्छे अच्छे फर्नीचर्स देखते हैं, तो दोस्तों ये लकड़ी के जो अच्छे अच्छे फर्नीचर्स हैं ये आते कहाँ से हैं भाई, ये फॉरेस्ट में लगे हुए जो वन होते हैं, फॉरेस्ट में लगे हुए जो पेड़ होते हैं, उनकी कटाई के बाद जो लकड़ियाँ होती है ये वही तो होती है। ठीक है, शीशम हो गया, साल, ये सब जो आप जो बिल्कुल जो लकड़ियाँ देखते हैं अपने आसपास, बाकी जो ईंधन के लिए यूज़ हो जाती है, कई जैसे आप गांवों में अगर देखेंगे तो मेनली वहाँ पे क्या होता है, मेनली वहाँ पे चूल्हों में खाना बनाया जाता है। तो दोस्तों चूल्हों में खाना कैसे बनाया जाएगा, चूल्हों में खाना बनाया जाएगा लकड़ियों से। ओके, और लकड़ियों से बनाया जाएगा तो उसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ने के बाद वो कहाँ से जाएंगे, वो तो पेड़ों से ही काटेंगे, तो पेड़ों की कटाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से अगर हम दूसरी बात करें तो मेडिसन्स चाहिए, जड़ी बूटियाँ होती है ना, जड़ी बूटियों के पेड़ होते हैं। फिर फूड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, फ्यूल के लिए करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, रबर बनाने के लिए करते हैं, खाद बनाने के लिए करते हैं, चारा के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये वेरियस चीज़ें होती हैं जिनके कारण जो है वो हम क्या करते हैं, जिनके कारण हम वनों की कटाई करते हैं, जिसके कारण हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिसके कारण हम अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो हम खुद ही हैं जिन्होंने हमारा जो है एनवायरनमेंट बर्बाद किया है। ठीक है, कोई और वहाँ पे, कोई और वहाँ बिल्कुल दूसरे ग्रह से नहीं आया है, कोई एस्टेरॉयड नहीं आया है, कोई एस्टेरॉयड टकरा के ये नहीं बोल सकते हम कि भाई कोई एस्टेरॉयड आके टकरा गया और उसने क्या कर दिया, पूरा तहस नहस हमारे वन को कर दिया। हमने खुद ही ने अपनी सुविधाओं के लिए अपने जो नेचर है उसके साथ खिलवाड़ की है। ठीक है, and the greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities। तो दोस्तों आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, है ना, कि जो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस हैं हमारे इंडियन फॉरेस्ट जो है वो किस तरीके से, जब हम कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, जब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था हमारे इंडिया के अंदर, तो किस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट को बर्बाद कर दिया था, वो आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षा में। ठीक है ना, तो ग्रेट
ग्रेटेस्ट डैमेज कब होता है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे नुकसान होता है इंडियन फॉरेस्ट को, वो होता है कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। क्यों? क्योंकि भाई उनको रेलवेज का एक्सपांशन करना था, तो रेलवे का अगर उनको एक्सपांशन करना है तो अगर जहाँ से उनको रेलवे निकालना वहाँ से उनको पूरे वन्स काटने पड़ेंगे। ठीक है, पूरे फॉरेस्ट को उन्होंने निपटा दिया। एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, खेती के लिए, अब खेती के लिए आपको एक पूरी जमीन चाहिए। ठीक है, अब आपको अगर पूरी जमीन चाहिए दोस्तों और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पूरे फॉरेस्ट बना हुआ है वहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे और वहाँ पे प्लॉट्स बना लेंगे। ठीक है ना। एंड कमर्शियल साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग करने के लिए, ये सब एक्टिविटीज़ जो थी दोस्तों इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होने लगी थी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ राज किया करते थे, और तभी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो गया। ठीक है। एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सपांशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अगर हम बात करें अपनी आज़ादी की, ठीक है, तो आज़ादी के बाद भी हमने एग्रीकल्चरल एक्सपांशन, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी आपको पता है कि शुरू के जो 10 15 20 साल है हमने एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ओके, तो जैसे ही हम आज़ाद हुए तो उसके बाद हमें लगा कि भाई हमको एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा करना चाहिए, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पे ही बहुत तरीके से डिपेंड करती है ना। पहले भी करती थी और आज भी करती है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम तो तब भी क्या करते हैं दोस्तों कि इंडिपेंडेंस के बाद भी हम अपना जो है एग्रीकल्चरल एक्सपांशन चालू रखते हैं, और एग्रीकल्चरल एक्सपांशन का ये एक सबसे मेन कारण है जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज इंडिया के अंदर क्या है दोस्तों, डिप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बिटवीन 1951 टू 1980, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं भाई कि कितना स्क्वायर किलोमीटर डिप्लीट हुआ है, 26,200, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर आर डिप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड 1951 एंड 1980। समझ रहे हैं आप, तो मतलब 51 से 80 के बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो डिप्लीट हो गया, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। वन सर्वेक्षण विभाग कहते हैं इसको अपन। ठीक है, चलिए, फिर वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, तो इसको एग्रीकल्चरल लैंड में बदल दिया गया। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं ये हम, है ना, पर्टिकुलर किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बैंड्स स्पेशली in northeastern and central India have been deforested or deregarded by the shifting cultivation, a type of slash and burn agriculture. ओके, तो क्या किया गया भाई, यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हुआ, आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, मान लीजिए फार्मर है। अब फार्मर इस जमीन पे क्या करता है, फार्मर इस जमीन पे अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करने लगता है। ठीक है, यहाँ उगाने लगता है क्या, बाकी अपनी जो भी चीज़ें रहती है यहाँ पे कल्टीवेशन वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो इस भूमि में, इस लैंड में जब तक कल्टीवेशन करेगा तब तक कि ये लैंड दोबारा कल्टीवेशन करने लायक तक की ना रह जाए। ठीक है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि वो ज़मीन को तब तक यूज़ करेगा जब तक कि वो ज़मीन कल्टीवेशन के लिए जो, बिल्कुल कह सकते हैं कि कल्टीवेशन के लायक नहीं रह जाती। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वो इस पर जब तक खेती करेगा जब तक कि वो कर सकता है, यानी उसके बाद उसमें वो खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लैंड उतनी फर्टाइल नहीं रह जाएगी। ठीक है, वो लैंड उस यूज लायक नहीं रह जाएगी, कल्टीवेशन के लायक नहीं रह जाएगी। ठीक है, फिर जब यहाँ पे वो कर लेगा तो फिर दूसरी जगह चला जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देगा अपनी कल्टीवेशन को। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, कल्टीवेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये कि एक ज़मीन को पूरा यूज़ कर लो, और जब वो यूज़ लायक ना बचे तो दूसरी ज़मीन पे जाके कल्टीवेशन कर लो, यही कहलाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जिसको कि क्या बोलते हैं, झूम। ठीक है, ये पढ़ा है आपने पिछली कक्षा में। ठीक है ना। ओके, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, अब ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है दोस्तों कि आप क्या करिए, पेड़ को काटिए और फिर उसको जला दीजिए। क्या बोला मैंने, पेड़ को काटिए और फिर उसको जला दीजिए, दैट इज कॉल्ड द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, चलिए फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा।
तो आगे देखते हैं तो क्या बोल रहा है, आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड, क्या हमको फॉरेस्ट पॉलिसीज, जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज थी जब हमारा देश गुलाम था तब जो यहाँ पे फॉरेस्ट पॉलिसीज अपनाई गई थी, क्या हम उनको इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं क्या, है ना। तो चलिए देखते हैं। सम ऑफ आर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से दैट द प्रमोशन ऑफ अ फ्यू फेवर्ड स्पेशीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज बीन कैरीड through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercially valuable species were extensively planted and other species eliminated. For instance, teak monoculture has damaged the natural forest in South India, and cheer pine Pinus roxburghi plantation in Himalaya have replaced the Himalayan oak, Quercus ape and rhododendron forest। तो यहाँ क्या बात की जा रही है दोस्तों कि इनको ब्लेम किया जाना चाहिए, तो उसमें एक बात निकल के आती है कि क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है फॉरेस्ट पॉलिसी, उसमें केवल इन्होंने कुछ ही स्पेशीज का ध्यान रखा है, बाकी स्पेशीज का इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। ठीक है, ये कुछ स्पेशीज को ही केवल प्रमोट कर रहे हैं, कुछ स्पेशली के लिए ही, कुछ स्पेशली क्या बोल सकते हैं अपन, स्पेशीज। ओके, तो केवल कुछ स्पेशीज का ही क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रमोशन कर रहे हैं, और प्रमोशन करने के बाद में क्या बोलते हैं कि इसको उगाइए, इन स्पेशीज को उगाइए, और उसके लिए एक वर्ड इन्होंने बढ़िया तरीके से यूज किया कि एनरिचमेंट प्लांटेशन। भाई एनरिचमेंट प्लांटेशन कहाँ से हो गया जब आप एक ही एक स्पेशीज उगा रहे हो, केवल कुछ ही स्पेशीज पे आप ध्यान दे रहे हो जो कि आपके काम की है, लेकिन बाकी जो बची हुई स्पेशीज है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो वो उन स्पेशीज पे आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ दोस्तों, फॉरेस्ट और बर्बाद होने लगे, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है दोस्तों, तरह तरह की चीज़ें लगी होती है, तो आपको मालूम है डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर अपन बात करें पेड़ों के अंदर, है ना, अलग अलग तरीके के वृक्ष लगे होते हैं, तो वो भी लगे रहना बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सिंगल कमर्शियबल वैल्यूबल, मतलब ये कि भाई जो व्यापार की दृष्टि से, जो कि ट्रेड की दृष्टि से कमर्शियल जो वैल्यूबल है, कमर्शियली जिसका अच्छे से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, या उसकी कोई वैल्यू है, या उसका कुछ प्रोडक्ट बना के हम बेच सकते हैं, तो उसका इन्होंने बहुत तेजी से उसको प्लांटेशन किया, और बाकी स्पेशीज जो थी उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको खत्म कर दिया। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे टीक मोनोकल्चर हो गया, तो इन्होंने साउथ के अंदर क्या किया, साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने टीक जो है ना, टीक के वृक्ष जो हैं वो ज़्यादा उगाना चालू कर दिए। ठीक है, फिर चीर पाइन, है ना, तो चीर पाइन जो कि पाइनस बोलते हैं जिसको अपन, तो ये हिमालय में उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके, जिसने हिमालयन ओक को क्या कर दिया दोस्तों, रिप्लेस कर दिया, यानी हिमालयन ओक जो था वो खत्म करके इन्होंने चीर पाइन लगा दिया। तो इस तरीके की चीजें इन्होंने की, और ये इसके कारण क्या हुआ, फॉरेस्ट जो है वो बर्बाद हुआ, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम। Large scale development projects have also contributed significantly to the loss of forest। ओके, क्या बोला मैंने, मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो जो बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स हमने जो तैयार किए हैं, वो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट को बर्बाद करने में, फॉरेस्ट की कमी को लेकर। ठीक है, अगर हम 1951 से बात करते हैं, तो 1951 से ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। समझ में आ रही है आपको बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर हम सन 51 से लगाएं, 1951 से, तो 500 स्क्वायर किलोमीटर जो है फॉरेस्ट वो क्लियर किया गया है, केवल और केवल रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, नदी घाटी परियोजनाएं जो होती है, जो नदियों पर बनाई जाती है, जो डैम्स वगैरह के साथ साथ जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उनके लिए की कवर वो की गई है। ठीक है, उनके लिए 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कम कर दिया गया है। एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। तो एक तो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना, विच वुड बी inundate
40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। ओके, जो लगभग क्या करता है, 40,000 हेक्टेयर जो है वो यूज करता है सीधे सीधे फॉरेस्ट का। माइनिंग इज अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के पीछे अगर अपन देखें तो क्या है दोस्तों, माइनिंग भी एक बहुत बड़ा वो है। ठीक है, माइनिंग भी मतलब बहुत बड़ा कारण है कि माइनिंग के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। द बक्सा टाइगर रिजर्व The Baksa Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो बक्सा टाइगर रिजर्व था, ठीक है, वो खतरे में पड़ गया। किसके कारण? डोलोमाइट माइनिंग होने के कारण, वहां पे डोलोमाइट की माइनिंग के कारण, है ना। एंड इट हैज distributed the natural habitat of many species and block the migration route of several others and including the great Indian elephant, जिसमें बहुत सारे इंडियन एलिफेंट भी थे। उनका जो माइग्रेशन रूट है उसको भी ब्लॉक करके रख दिया, और क्या कर दिया, डिस्टर्ब करके रख दिया नेचुरल हैबिटेट को। क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि जो नेचुरल हैबिटेट होता है, ठीक है, जो नेचुरली चीज़ें होती है, हमारे जो स्पेशीज़ रहती है, एनिमल्स वगैरह हम कह दें पेड़ों के लिए, तो ये नेचुरली तरीके से अगर ग्रो करे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर उसमें कोई भी मानव हस्तक्षेप हो जाए तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके हिसाब से फिर क्या होता है दोस्तों कि वो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके विलुप्त होने लगती है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायग्राम में कुछ स्पेशीज दिख रही है जो कि क्या है, कब विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा हेट्रोमेट्रस, है ना, हेट्रोमेट्रस कैनेरलिस, ये इसका नाम है। ठीक है, कर्नाटका के अंदर पाया जाता है। फिर ये आप देख रहे हैं ये पेड़, ठीक है, ये पक्षियों को अगर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, तो ये इनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, जो कि है ना, ये देखिए जो कि यहाँ पे है क्या है, ऑक्चेंड्रा ट्रेवेनोकोरिया गैम्बल, है ना। अब ये वहाँ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, ये भी थ्रेटेंड है। फिर यहाँ पे एम्बेलिका राइप्स है, ठीक है, मेडिकल क्लाइंबर है। ठीक है, मेडिकल मतलब एक तरीके से मेडिसिन के काम में आता है। तो ये भी क्या है, ये भी विलुप्त होने की कगार पे। तो दोस्तों ये सब स्पेशीज जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त होती जा रही है। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, है ना। Many foresters and environmentalists hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection। तो सीधी सी बात है, डिग्रेडिंग जो फैक्टर मेन होते हैं वो अभी क्या है, अगर हम अभी के उसमें बात करें, है ना, और जो बहुत की बाकी के जो फॉरेस्टर्स हैं और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो बताते हैं कि भाई फ्यूल वुड कलेक्शन, सीधी सी बात है, जो लकड़ी ईंधन के लिए हम काट के लेके जाते हैं फॉरेस्ट से, वो ज़्यादा वो है। ठीक है, वो ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार है। और ग्रेजिंग जो चारा, है ना, जो चरवाते हैं हम, जो अपने पे क्या बोलते हैं एनिमल्स को, ठीक है ना। एंड दो there may be some substance in their argument, and yet the fact remains that a substantial part of fuel for the demand is met by lopping rather than by felling entire trees, है ना। तो यही बात है, इसके बीच में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई नहीं इसकी वजह से हो रहा है, कई लोग बोलते हैं नहीं ट्रीज गिराया जा रहा है इसकी वजह से हो रहा है। तो ये इनका चलता रहता है, ठीक है ना। एंड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर रिपोजिटरीज of some of the country's most valuable forest product, minerals and other resources that meet the demand of the rapidly expanding industrial urban economy. Okay, and these protected areas thus mean different things to different people, and therein lies the fertile ground for conflict। Okay, क्या मतलब है इसका? ओके, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे ये जो फॉरेस्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वैल्यूबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी रिपोजिटरी है ना। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कोष भंडार है इन सब चीज़ों का वहाँ के इकोसिस्टम के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, और जो अदर रिसोर्सेज एंड दैट मीट द डिमांड रैपिडली एक्सपांडिंग, जो भी इंडस्ट्रीज में या जो भी बदलते हुए समय के साथ जो डिमांड आती है, उस डिमांड के लिए बिल्कुल ही सटीक है, और उस डिमांड को क्या करती है, मीट करती है। ठीक है, ये जो भंडार, जो
रिपोजिटरीज जो मौजूद है उन कंट्रीज में वो, ठीक है, इंडस्ट्रियल और अर्बन इकोनॉमी के अंदर, एंड दीज प्रोटेक्टेड एरियाज दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात है, अलग अलग लोगों के कंट्री में अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, अलग अलग लोगों में अलग अलग चीजें होती हैं, एंड देयर इन लाइज इन अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, तो यही कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या बनता है, कारण बनता है। ओके, चलिए फिर देखते हैं हम हिमालयन यू इन ट्रबल। ओके, हिमालय के बारे